हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। वेलकम टू योर क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने जो लेटेस्ट टॉपिक स्टडी किए हैं वो है मनी का टॉपिक और बैंकिंग का टॉपिक। और आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे दैट इज एमसीक्यूज। हम लोग एमसीक्यूज के साथ डील करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके पेपर का पार्ट रहेंगे, हम लोग उनके साथ डील करेंगे मनी एंड बैंकिंग को लेके। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो है वो इसका क्या डिफेक्ट है, पहले हम पढ़ लेते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम को हम लोग कमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं। कमोडिटी इकोनॉमी, जिसका मतलब ये है गुड्स में डील करना। किस में डील करना? गुड्स में डील करना। सो बार्टर सिस्टम का डिफेक्ट क्या है? इसमें ये रहता है कि जो एक पर्सन जो है वो एक कमोडिटी दूसरे पर्सन को देता है, दूसरा पर्सन भी बदले में कमोडिटी ही देता है। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं ना, रुपी स्पेंड करके कोई भी चीज जो है, कोई भी कमोडिटी जो है वो परचेज करते हैं, ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं रहता। बार्टर सिस्टम में हम लोग एक कमोडिटी देके दूसरी वाली कमोडिटी लेते हैं, ठीक है। सो वो बार्टर सिस्टम का डिफेक्ट रहता है। सो अब इसमें से हमने ये देखना है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यस, ये बिल्कुल है, डिफेक्ट है। डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू भी डिफेक्ट है। डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू भी डिफेक्ट है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अब ये ऐसा आंसर क्यों है, अब हम इस रीजन को स्टडी करते हैं। देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रहा है। इफ आई एम हैविंग राइस विद मी एंड आई वांट टू सेल इट इन रिटर्न ऑफ द शू, है ना, मुझे ये है कि आपके पास शू जो है वो होते हैं, आप मुझे शू सेल करोगे, मैं बदले में आपको राइस दे दूंगी। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको जिस पर्सन से शू चाहिए उसी पर्सन को आपसे राइस भी चाहिए। ये हो सकता है कि किसी की जरूरत कुछ और हो। सो डबल कोइंसिडेंस जो है वो बॉन्ड्स का नहीं रहता। सेकंड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। देखो, आप कपड़े एक जो कपड़े में डील करने वाला पर्सन है ना, वो कपड़ा दे रहा है और इन रिटर्न जो है वो कैटल खरीद रहा है। अब कैटल का जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी कपड़े के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, है ना। सो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू में भी दिक्कत रहता है। स्टोर ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम लोग मनी को, पेपर मनी जो है, हम उसको स्टोर करके रखते हैं, बैंक्स में स्टोर करके रखता है या कहीं और स्टोर करके रखता है। बट कमोडिटी को एक टाइम के बाद स्टोर नहीं किया जा सकता, खासकर पेरिशेबल गुड्स को। आप गोल्ड को स्टोर कर सकते हो, आप सिल्वर को कर सकते हो, आप कुछ ड्यूरेबल गुड्स को कुछ हद तक रख सकते हो। बट अगर आप उनका यूजेज नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएंगे। पेरिशेबल चीजों को आप लोग नहीं रख सकते। अगर हम लोग आज के टाइम पे 1 लाख रुपीज जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं, ये सोच के कि हम आने वाले टाइम में उसको यूज कर लेंगे, तो वो आपको एज इट इज मिल पाएंगे। बट अगर आप ये सोचो कि मैं आज जो है वो 10 किलो पोटैटोज जो है वो बचा के रख लेता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं उसमें डीलिंग करूंगा 1 साल बाद, तो वो खराब हो जाएंगे। सो बार्टर सिस्टम के ये सारे के सारे डिफेक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी किसको कहा जाता है? क्रेडिट मनी हम उस मनी को कहते हैं जिसमें हमारे पास उधार पे काम चलता, मतलब इन द सेंस कि जैसे मैंने आज चेक साइन किया, बैंक में लगा दिया, कल आपको उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो इन द टाइमिंग, मुझे तो 1 दिन का टाइम मिल गया ना, उसको हम लोग क्रेडिट मनी कहते हैं, जिसमें हम इनिशियली कैश पे नहीं करते। चेक ड्राफ्ट, प्रोविजरी नोट एंड एक्सचेंज नोट, ये सारे के सारे जो है ये चेक मनी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, Which among the following is the near money? इनमें से कौन सा है जो नियर मनी है? नियर मनी बेटा हम उसको बोलते हैं जो बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। नियर मनी which can be easily converted into cash, ठीक है, जिसको कैश में हम बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नियर मनी। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। मनी के फीचर की बात कर रहा है। पहला उसने कहा जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी, बिल्कुल ट्रू है। रूपी की करेंसी जो है वो चाहे आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जिसमें मर्जी चला लो, जिस मर्जी एरिया में जाके आपकी वो एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, मनी की एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। सो जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी है। होमोजीनियस यूनिट्स, एक जैसा यूनिट भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पंजाब में 1000 का नोट किसी और कलर का है और जो साउथ में 1000 का नोट किसी और कलर का, ये 2000 का नोट जो है उसके अलग अलग कलर है, ऐसा नहीं है। होमोजीनियस यूनिट एंड लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट का मतलब ये रेडिली अवेलेबल टू स्पेंड। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से।
पहले हम लोग ना इनको स्टडी कर लेते कि ये है क्या चीजें। अगर हम CRR की बात करें, कैश रिजर्व रेशो की बात करें, तो कैश रिजर्व रेशो वो रेशो है जिसके अकॉर्डिंगली बैंक्स ने उतना पैसा, उनके पास जितना भी डिपॉजिट्स है ना, उस डिपॉजिट का CRR का परसेंटेज लगाना। जैसे CRR का परसेंटेज सपोज करो 8% है, जितने डिपॉजिट्स है उसका 8% RBI को जमा कराना, उसको हम CRR कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना या बैंक रेट को इंक्रीज करना। बैंक रेट का मतलब ये होता है द रेट एट विच लोन इज एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जिस रेट के ऊपर लोन जो है वो कमर्शियल बैंक्स को देता है उसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं, राइट। सो इन्वेस्टमेंट एनकरेज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, कैश रिजर्व कम करता है, कैश रिजर्व ज्यादा करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल करता है या बैंक रेट को इंक्रीज करता है। इन्वेस्टमेंट के लिए उसको ये जरूरत पड़नी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में दूं, तो अगर वो कैश रिजर्व रेशो को कम कर देगा ना, तो ऐसा होगा, देखो अगर आपके पास 10,000 है, 10,000 का 8%, 800 आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर उन्होंने 4% कर दिया तो 10,000 का 4% आपको 400 जमा करवाना पड़ेगा। आपको 400 रुपए का सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है ना, अब वो आप ये 400 इकोनॉमी में यूज कर सकते हो। सो कैश रिजर्व रेशियो को वो कम कर देता है कि मेरे पास जो आपने रिजर्व्स डिपॉजिट करवाने हैं उनको मैं कम कर देता हूं और बाकी जो बचता है वो मैं आगे इन्वेस्ट कर दूंगा, मतलब इकोनॉमी में दे दूंगा। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पस इज नॉन एज, वो इंस्टीट्यूशंस जो डिपॉजिट करते हैं फर्दर लेंडिंग के लिए। अब देखो हम लोग सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा करवाते हैं, वही अमाउंट जो है वो क्रेडिट मल्टीप्लायर होके, क्रेडिट क्रिएट होके जो है वो एज अ लोन हम लोगों के पास आता है। सो ये काम करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है दैट इज कमर्शियल बैंक, दैट इज कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन से फंक्शंस जो हैं वो कमर्शियल बैंक के हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, क्रेडिट क्रिएट करना, एजेंसी फंक्शन या ऑल ऑफ दीज। सो कमर्शियल बैंक का फंक्शन डिपॉजिट एक्सेप्ट करना भी है, क्रेडिट क्रिएट करना भी है, एजेंसी फंक्शन भी है, एज एन एजेंट काम करना, और सारे के सारे इसी में आता है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। The central bank can increase the availability of credit by, अब देखो क्रेडिट कैसे अवेलेबल रहेगा, अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को हम लोग परचेज कर लें, है ना, अगर मैंने सिक्योरिटीज आप लोगों से खरीद ली, सपोज आई एम गवर्नमेंट एंड यू ऑल आर पब्लिक, है ना, मैंने आपसे खरीद ली सिक्योरिटीज खरीदने के बाद जो पैसा है वो आप लोगों के पास आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। सो बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज गिविंग परमिशन टू withdraw money by an amount more than deposited to is known as, अब देखो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीस है बट आप 11 लाख विड्रॉ कर पा रहे हो या 10,50,000 विड्रॉ कर पा रहे हो, आप जो एक्सेस विड्रॉ कर पा रहे हो दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, M1, M2, M3, M4, ये सारे ही बेटा मनी सप्लाईज हैं। M3, M4 एक तरह से मर्ज ही हो चुका है, सो ऑल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया, देखो सारे जो है वो कौन सर्कुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये चीज याद रखना बेटा, कॉइन्स और 1 रुपी नोट, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है, और रेस्ट ऑफ द करेंसी जिसमें हम लोग नोट्स की बात करते हैं, बाकी नोट्स की बात करता है, वो आरबीआई के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, नैरो में M1 आता है बेटा, ये चीज याद रखना, M1 इज कैश प्लस रिजर्व्स प्लस ओवरड्राफ्ट, तो सबसे ज्यादा जो छोटा है वो M1 ही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द सप्लाई ऑफ द मनी, अब देखो मनी सप्लाई के बिल्कुल लिक्विड मेजर की बात कर रहे हैं, जो हमारा M1 है जिसमें हम कैश की बात करते हैं, रिजर्व्स की बात करते हैं, ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं, वो हमारा बिल्कुल ही लिक्विड मेजर है, किस चीज का? मनी सप्लाई का। सो M1 इज द राइट आंसर फॉर दिस। नियर मनी भी इसी को बोलते हैं, फर्स्ट मेजर भी वही है, लिक्विड मेजर भी वही है। नेक्स्ट इज इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है, इंडिया का जो पैसे वाला सिस्टम है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? अब देखो हम लोग क्रेडिट मनी, बैंक्स के कार्ड्स वगैरह तो होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड हमारे पास वो भी रहता है ना, बट गोल्ड को पे करके, मतलब आप जैसे पहले सोने की अशर्फियां जो है वो दे के हम लोग चीजें खरीदते थे, वैसा अब नहीं होता, मेटेलिक भी नहीं है कुछ भी। सो पेपर स्टैंडर्ड जो है ना वो इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम है, क्योंकि मैक्सिमम डीलिंग यहाँ पे पेपर में होती है। किसमें होती है? पेपर में।
Which of the following is the apex बैंक ऑफ इंडिया? इंडिया के एपेक्स बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक कौन सा? उसको हम लोग कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एसबीपी नहीं है। पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट इज हु हैज द राइट टू नोट इशू? नोट इशू करने का राइट कोऑपरेटिव बैंक के पास नहीं होता, गवर्नमेंट के पास नहीं रहता, कमर्शियल बैंक्स के पास भी नहीं रहता। इट इज द सोल राइट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आवर सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? इनमें से कौन से जो है वो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं? नोट इशू करना, डेफिनेटली ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो 1 रुपी नोट या कॉइन्स इशू करती है, बट सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। गवर्नमेंट के लिए एज एन एडवाइजर काम करता है, तो ये बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है, और कमर्शियल बैंक्स के लिए भी ये एज अ बैंक काम करता है, तो ये बैंकर टू बैंक भी है। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या मनी को सप्लाई करने के लिए भी जो काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक ही करता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of total deposits that a commercial bank has to keep with RBI. total deposits का रेशियो जो RBI के साथ कमर्शियल बैंक ने बना के रखना होता है, RBI के साथ जो बनाना है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। जो उन्होंने अपने पास रिजर्व रखना ना, जो वो बिना RBI की परमिशन के यूज नहीं कर सकते। देखो दो चीजें हैं, एक आपने बैंक में पैसा जमा कराया वो सेव हुआ, दूसरा आपने अपने घर के लॉकर में रखा वो सेव हुआ। बैंक में जो जमा कराया वो भी बैंक से पूछ के नहीं यूज कर सकते, जो लॉकर में रखा वो भी बैंक से पूछ के नहीं यूज कर सकते। सो इसी तरह से सीआरआर और एसएलआर का कंसेप्ट है। कैश रिजर्व रेशियो ये कहता है कि आपको अपने टोटल डिपॉजिट्स का, टोटल पब्लिक डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करवाना। अगर वो परसेंटेज आपने अपने पास रखना तो वो एसएलआर होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। Now, what are the necessary conditions of the barter system? barter system की necessary conditions कौन सी हैं? Limited needs, limited exchange area, economically backward society या all of the above? ऐसा होता है कि जरूरतें लिमिटेड रह जाती हैं क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं हो पाता। एक्सचेंज एरिया लिमिटेड रह जाता है, बैकवर्ड सोसाइटी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड डेफिनेटली है क्योंकि पैसा जो है वो सबके पास उस टाइम पे नहीं होता था जिस टाइम पे बार्टर सिस्टम जो है वो काम कर रहा था। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। लिमिटेड एक्सचेंज एरिया इसलिए होता है क्योंकि जरूरी नहीं है। देखो अब आप बार्टर सिस्टम तब की बात है जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं था, रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स एंड ऑल हमारे पास नहीं थे, है ना। बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन जो था वो इतना अच्छा साउंड नहीं था, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि एक पर्सन अपनी चीज दे रहा, दूसरा पर्सन से बदले में दूसरी चीज लेगा। तो एक्सचेंज एरिया लिमिटेड रह जाता था क्योंकि हम लोग लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर नहीं कर पाते थे। What are the advantages of barter system? barter system का एडवांटेज क्या है? एक तो ये सिंपल सिस्टम था, डेफिनेटली सिंपल सिस्टम था, लोग आपस में कॉपरेशन के साथ चलते थे और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं हो पाती थी। वो इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि देखो अमीर जो है खाना तो उसने भी खाना है, तो उसको गरीब से खाना लेना पड़ता था। मतलब उसको जो है वो जो फार्मर्स है जो चीजें बना रहे हैं, जो अपनी क्रॉप जो है कल्टीवेट कर रहा है, उनसे लेना पड़ता था वो चीज। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, तो कॉमनली काम चलता था। तो ये सारे ही बार्टर सिस्टम के एडवांटेजेस हैं। Which one is the difficulty of the barter system? इनमें से कौन सी चीज है जो बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी है? सबसे पहली चीज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स डेफिनेटली है। गुड्स डिवाइड नहीं की जा सकती। जैसे मनी तो हम लोग कर देते हैं ना कि 1000 रुपीज दे दिया, 400 उसमें से उन्होंने काट लिया और बाकी जो है वो आपको 600 रिटर्न कर दिया। वहां पे आप गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते। जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी मेजर नहीं है ये, बार्टर सिस्टम नहीं है क्योंकि आप वैल्यू नहीं लगा सकते। देखो आप बदले में चावल दे रहे हो, बदले में जो है वो कैटल ले रहे हो या कपड़ा ले रहे हो, कपड़े का मोल अलग है और चावल का जो है वो मोल अलग है ना, मतलब उसका वैल्यू अलग है। सो ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर है। नाउ विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन? अब ये हिस्ट्री की बात कर रहा है कि मनी किस तरह से इवॉल्व हुई। सबसे पहले बेटा हमारे पास थी कमोडिटी मनी। सबसे पहले हमारे पास कमोडिटी मनी थी, हम चीजों को एज अ कमोडिटी मनी यूज करते थे। फिर धीरे धीरे जो है वो मेटल मनी आना शुरू हुआ। मेटल मनी के बाद हमने देखा कि नोट आने शुरू हो गए, पेपर मनी आनी शुरू हो गई। उसके बाद में आज हम लोगों का काम चलता है डिजिटल मनी के साथ या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर। सो दैट इज क्रेडिट मनी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी, इनमें से कौन से जो है वो मनी के प्राइमरी फंक्शन है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, बोथ ए एंड बी या स्टोर ऑफ वैल्यू। तो दोनों ही जो है वो क्या कहते हैं, प्राइमरी फंक्शन की अगर वो बात कर रहा ना बेटा, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू प्राइमरी फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू सेकेंडरी है। वो कहता है ना मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। Which one is included in the secondary function of money? मनी का secondary function to make deferred payments। बिल्कुल, आप चेक इशू कर देते हो, चेक इशू के साथ जो है वो नेक्स्ट डे पेमेंट जाता है। वैल्यू स्टोर करते हो, बिल्कुल सही बात है, सब सेविंग्स करते हैं। वैल्यू ट्रांसफर करते हो, मनी के थ्रू जो है वो ट्रांसफर भी हो जाता है। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सो ये सारे के सारे आपके मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज थे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स के चैनल पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।